हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दरअसल अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसके क्वेश्चंस के बारे में जानते रहें। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से आते हैं, उनकी फ्रेमिंग कैसे होती है। तो उन्हीं क्वेश्चन की एक सीरीज़ के साथ हम आपके सामने आए हुए हैं। हम मैपिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तब उनको भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ हम पॉलिटी में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को लेकर कुछ क्वेश्चन लेके आपके सामने आए हैं। लगभग हमारे पास 80 के आसपास क्वेश्चन है, 80 के आसपास। इस सीरीज में हम 50 कराएंगे पार्ट 1 में, और सेकंड में उसको कुछ जाके आगे और भी कराएंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाएंगे। यहाँ से हम ये डिस्क्रिप्शन में बताते समय आपको कुछ चीज़ों को और भी बताएंगे, अलग से भी चीज़ों को बताएंगे। इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी प्रश्न और बन सकते हैं, हम ऑप्शन से भी प्रश्न बनाने के बारे में बताएंगे, एलिमिनेशन मेथड भी बताएंगे, कैसे आप एग्जाम में एक दो ऑप्शन बन रहे हैं तब भी आप क्वेश्चन को जाके सही कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए जानने के लिए, इंपॉर्टेंट टेक्निक्स के लिए, ट्रिक के लिए कि ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व किया जाए, यूपीएससी जो एग्जाम होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या फिर जो पीसीएस एग्जाम होते हैं वहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकते हैं, कैसे आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे सिलेक्टेड हो सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं। पहले हम आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं जो क्वेश्चन हमारे सामने हैं। तो देखिए, इस तरह से इतने क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर हैं। देखिए, आप इनको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसकी पीडीएफ भी हम डालेंगे। वो भी जब पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे स्मार्ट प्रेप विद मी पर, तो वहाँ पर आप जाके उसको क्लियरली आंसर सहित डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नोट्स बना सकते हैं। यहाँ एक बार आपको हम क्वेश्चन दिखा देते हैं सारे। इनको आप पॉज करके लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कुछ भी करके आप रख सकते हैं। देखिए, हमारे पास ढेर सारे प्रश्न हैं। इनको हम थोड़ा धीरे धीरे स्वाइप करेंगे जिससे कि आप प्रश्नों को पढ़ सकें। और यहाँ पर देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में सारे हर एस्पेक्ट को यहाँ पर लिया गया है कि कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, टॉपिक इतना बड़ा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है फंडामेंटल राइट, क्योंकि हर एग्जाम में, चाहे आप एसएससी का एग्जाम देते हो, यूपीएससी का एग्जाम देते हो, कोई भी एग्जाम देते हो, यहाँ तक कि लेखपाल तक का एग्जाम देते हैं, वहाँ भी फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। और जो हम ये कवर कर रहे हैं, यहाँ पर हम लक्ष्मीकांत से रिलेटेड जो भी प्रश्न दिए गए हैं, या फिर एनसीईआरटी में जो प्रश्न हैं, वहाँ से उन सबको हम उठाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को उठाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास 83 क्वेश्चन हैं और हम अब शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी है। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन के साथ हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर हम देखते हैं। अब देखिए, हमारे पास ये 11वें नंबर का क्वेश्चन है। हम फर्स्ट पर चलते हैं। अब हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अब इस पर हम विचार करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए, विचार कीजिए। अब आर्टिकल 20, दरअसल फ्रेंड्स ये आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22, यहाँ पर हम लिख देते हैं आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22। ये दो जो आर्टिकल हैं ये बहुत ही कंफ्यूजिंग आर्टिकल हैं। स्टूडेंट्स को जल्दी इन आर्टिकल्स के बारे में जानकारी नहीं रहती है, या फिर उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि दरअसल इन आर्टिकल्स में लिखा क्या है। अब देखिए, जैसे ये आर्टिकल 20 की बात कर रहा है, तो आर्टिकल 20 में क्या लिखा है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है उस पर मिला हुआ है। अब इसमें क्या है, अगर किसी अभियुक्त को दोषी करार दिया गया है, यहाँ पर यह ध्यान देना है कि वो नागरिक भी हो सकता है या विदेशी भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि कुछ प्रावधान दिए गए हैं। अब हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, दरअसल और आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जब आप फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा जानना ये चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स की पोजीशन क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। तो यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा हम इसको इरेज करते हैं यहाँ पर, और चीज़ों को लिख के बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, पहली बात तो आप जानिए कि पार्ट 3 हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, और आर्टिकल्स जो हैं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड वो है 12 से 35। हम एक एक आर्टिकल पर बात करते चलेंगे। यहाँ हम लिख देते हैं 35। सारे आर्टिकल्स पर हम बात करेंगे। दरअसल हम क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए, और आपको बता दें कि जो भाग 3 है इसी को, मतलब पार्ट 3 है, इसी को भारत को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। और ये किसी जीवन जीने के लिए व्यक्ति को, या फिर मान लीजिए कि नागरिक को, या फिर जो गैर नागरिक हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये राज्य से आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। दरअसल आपको ये भी ध्यान रखना है, ये व्यक्तियों सुरक्षा आपको नहीं देंगे, ये राज्य से, जो गवर्नमेंट है या फिर जो प्रशासन कर रहा है आपको, उससे सुरक्षा देने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि अब हम आपको एक बार और थोड़ा सीरीज बता देते हैं इसकी। अब यहाँ हम एक चीज़ ये बताएं आपको कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल कहा क्यों जाता है।
सबसे पहले आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स आखिर फंडामेंटल हैं क्यों। तो इसलिए फंडामेंटल हैं क्योंकि पहली बात तो ये संविधान में लिखे हुए हैं, जो कि संविधान ही हमारा मौलिक है। हमारे जो देश का, हमारे देश की सरकार चल रही है, संसद चल रही है, तो सबका प्रमुख कौन है? संविधान है। तो संविधान पहले ही अपने आप में फंडामेंटल है और फंडामेंटल राइट्स को संविधान की गारंटी मिली हुई है, इसलिए फंडामेंटल में भी फंडामेंटल है। तो क्या कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है, ऑल द राइट्स विच आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लॉ। तो ये फंडामेंटल में भी फंडामेंटल है, इसलिए इनको फंडामेंटल राइट कहा जाता है। अब देखिए हम कुछ उसमें बात कर लेते हैं आगे। जो पहले एक मिनट इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आपके सामने कोई दुविधा न उत्पन्न हो। अब देखिए, पहचान के लिए अंगूठे का हस्ताक्षर लेना, न्यायालय के भीतर या बाहर मौखिक बयान लेना। तो हम समझते हैं 20 में लिखा क्या हुआ है। यहाँ पर आपको पूरे विस्तार के साथ चीज़ों को समझा दें। दरअसल अगर 20 आर्टिकल समझ गए, जब आप टेस्ट सीरीज देते होंगे, कुछ भी पढ़ते होंगे, तो वहाँ पर आर्टिकल 20 या 22 जरूर इस पर प्रश्न आता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं इसमें परेशान हो जाते हैं। अब देखिए, जो आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दो प्रावधान है। पहली बात तो दोहरी क्षति, और ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, अगर कोई भी अभियुक्त है वो स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वहीं पर यहाँ लिखा हुआ है कि न्यायालय के भीतर या बाहर मौखिक बयान लेना, तो मौखिक बयान के लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। और सेकंड में क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये अंगूठे के बयान का जो हस्ताक्षर है कि उसके अंगूठे के निशान हस्ताक्षर लेना। तो यहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन, उसमें मौखिक और प्रलेखी साक्ष्य दोनों से संरक्षण प्राप्त है। मतलब कि आप मौखिक बयान के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह उपबंध लिखा हुआ है कि यह अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर, रक्त की जांच या फिर प्रदर्शनी, जो इकाई की प्रदर्शनी होती है उसकी अनिवार्यता, तो इन सब में ये लागू नहीं होता है, यहाँ आपको देना पड़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन आपको चूज करने के लिए इसमें सेकेंड ऑप्शन जो है आपका सत्य है। और ये पहचान के लिए उसके अंगूठे का हस्ताक्षर लेना, इसके लिए विवश नहीं किया जा सकता, तो इस पर विवश किया जा सकता है। थोड़ा उल्टा लिखा है, नहीं को आप जरूर ध्यान दिया करें। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके नहीं की वजह से ही गलत हो जाते हैं, कि आप नहीं का ध्यान नहीं देते हैं, सीधे टिक मार के आगे बढ़ते हैं और तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। चलिए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए, ये जो परमादेश और प्रतिषेध, ये जो रेट हैं, दरअसल आर्टिकल 32 में कुछ रेट और 226 मतलब 226 में हाई कोर्ट को, और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो रेट जारी कर सकते हैं। मतलब कि इसको जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था आर्टिकल 32 को। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो वहाँ पर आपको बताना है आर्टिकल 32। तो इस क्वेश्चन के बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग सवाल हैं और आप यहीं से कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। आपको हम अभी आप याद करके चलिए कि 2 नंबर क्वेश्चन को हम छोड़े हुए हैं, क्योंकि अभी इसको हम आपको आगे चल के समझाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन हम यहाँ आपको ज़्यादा देर न करते हुए इसका हम आंसर तो आपको बता ही सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। पहले एक बार पढ़ लीजिए, परमादेश न केवल न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध बल्कि यह कार्यपालिका के अधिकारियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। प्रतिषेध केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक अधिकारियों के लिए ही जारी किया जा सकता है। तो इसमें जो आंसर है उसमें सी आंसर है, दोनों सही है। अभी हम आपको आगे चल के डिटेल में इसको समझाएंगे कि इसका मैटर क्या है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि राज्य अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करेगा। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड में क्या है, संविधान में उल्लेख है कि राज्य किसी वर्ग को नियुक्ति, पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करना चाहता है, तो वह मात्र पिछड़ा वर्ग। अब देखिए यहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड यूज किया गया, मात्र। एक्सट्रीम वर्ड को आप देखिए तुरंत सतर्क हो जाइए। तथा ऐसा तब किया जा सकता है जब उस वर्ग का राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका आंसर इसमें सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अब पहला ऑप्शन क्या है कि संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। दरअसल उल्लेख है इस चीज़ का, अभी हम आपको दिखाते हैं संविधान का आर्टिकल। ये जो 15 आर्टिकल है और 16 आर्टिकल है, यहाँ पर कुछ उपबंधों में ये दिया गया है कि लूप होल है, एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे कि हर वर्ग बराबर नहीं है, सब समान नहीं है, सबकी जो सिचुएशन है वो अलग अलग है। तो जो बहुत पिछड़े हैं, जो दबे हैं, कुचले हैं, उनको उठाने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 15 में जो लिखा हुआ है, 15 में ये लिखा हुआ है कि
पहली बात तो यह है कि जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान इन सब के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें यह भी प्रावधान है कि राज्य, इसमें कुछ अपवाद हैं जिसमें राज्य विभेद कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई उल्लेख नहीं है कि राज्य अनुसूचित जाति जनजाति में आरक्षण उपलब्ध कराएगा, जबकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अगर राज्य चाहता है तो पहले तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए उपबंध बना सकता है, फिर वह शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए या अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए विशेष उपबंध करे, जैसे कि विधानमंडल सीटों में आरक्षण दे। यह भी है कि राज्य सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में छूट संबंधी भी उपबंध बना सकता है। दरअसल ये आर्टिकल 15 में लिखे हुए हैं और यहीं से आरक्षण की बात भी आई है, जो ओबीसी आरक्षण है या फिर मंडल कमंडल की जो राजनीति चल रही थी, ये मोरारजी देसाई की सरकार में भी 1979 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। तो ये सब प्रावधान किए गए थे। आप हालांकि अभी हम आर्टिकल 15 पर पूरा एक टॉपिक बनाएंगे, पूरा एक डिटेल समझाएंगे आपको, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आरक्षण से रिलेटेड है और आरक्षण के बारे में आपको जानना ही चाहिए। चलिए यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा। संविधान, ऐसा संविधान जिसमें 9वीं अनुसूची में कोई नियम जोड़ा जाना है, उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। अभी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। संविधान द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखिए क्या हुआ है कि संविधान संशोधन जिसमें 9वीं अनुसूची में कोई नियम जोड़ा जाना है, उसे इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है। यहाँ पर देखिए नहीं लिखा हुआ है, इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि संविधान मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। दरअसल फ्रेंड्स, ये जो संविधान का मूल ढांचा है, हर बार क्वेश्चन बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि संविधान का मूल ढांचा संविधान में उल्लेख किया गया है। दरअसल ऐसा कोई उल्लेख, ऐसा कोई शब्द संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। न तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन ही किया कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। ये केशवानंद भारती का जो केस था 1973 में, वहाँ पर ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये नई टर्मिनोलॉजी यूज की कि संविधान का मूल ढांचा, और वहाँ पर यह कहा गया कि संसद कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती है। मतलब कोई ऐसे आर्टिकल को, कोई ऐसे प्रावधान को नहीं हटा सकती जिससे संविधान की आत्मा को या संविधान का जो मूल तत्व है उसको क्षति पहुंचे। तो यहाँ पर 9वीं अनुसूची की जो बात की गई थी, 9वीं अनुसूची में ये लिखा हुआ था कि इसमें न्याय के अवलोकन से इसको बाहर रखा जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है तो मतलब कि जो भी है मूल ढांचे के अंतर्गत है। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जो सेकंड ऑप्शन है कि जो संविधान के मूल ढांचे को उल्लंघन करता है उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, उसे चुनौती दी जा सकती है। तो यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन अपने आप गलत हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर कोई नियम जोड़ा जाता है तो उसे इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि मूल ढांचे को उल्लंघन करता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाता है आपका सही। आगे बढ़ते हैं। ये संविधान का मूल ढांचा आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ के रखिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। हम 4th नंबर तक हो चुके हैं, अब 5th नंबर पे आते हैं। यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। नहीं पर आप जरूर फोकस करिए, एग्जाम में बहुत बार, और नहीं को थोड़ा बोल्ड करके भी एग्जाम में लिखा रहा है, तब भी स्टूडेंट्स उसको ध्यान नहीं देते हैं। नहीं पर आपको खास फोकस होना चाहिए। अब यहाँ क्या है, सुमेलित नहीं ये पूछ रहा है। विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, उपासना, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो ये क्या है, सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो इसमें आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, देखिए विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। ये एकदम सही बात है, क्योंकि अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसको जोड़ा था। तो ये भी कई बार प्रश्न आता है, अभी आगे भी हमको ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा हम इसको बता के चलते हैं, जिससे कि आगे जब प्रश्न आए तो आप उनमें बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो और उसको आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर देखिए जो आर्टिकल 19 में कुछ अधिकार मिले हमको, 6 अधिकार मिले आर्टिकल 19। उसमें क्या था, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर समान संघ, कोई भी वृत्ति, व्यापार, ऐसे करके संगम या संघ सहकारी समितियां बनाने का अधिकार था। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डिफाइन किया था कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित चीज़ें शामिल है। निम्नलिखित में क्या था, प्रेस था, व्यावसायिक विज्ञापन की, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार था, और ऐसे करके कोई 8-10 प्रावधान उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था कि ये भी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें वृत्ति, व्यवसाय, कारोबार की स्वतंत्रता भी शामिल है। समानता का अधिकार, इसमें प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी शामिल है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो सुमेलित जोड़ा देखेंगे यहाँ पर, तो ये शायद क्वेश्चन यहाँ पर अभी कुछ दिक्कत है इसमें, इसको हम रोक के रखते हैं, शायद ये मिसप्रिंट है। और मिसप्रिंट में क्या हो सकता है कि यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार देखिए, वृत्ति, व्यवसाय, ये सब तो शामिल ही है इसमें स्वतंत्रता में।
उसके 6 में यह है कि वृत्ति, व्यापार या कारोबार का ये करने का। फिर विचार एवं अभिव्यक्ति है, और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो लिखा है फ्रेंड्स, वो लिखा हुआ है हमारे प्रस्तावना में लिखा हुआ है, ना कि इसमें लिखा हुआ है। देखिए प्रस्तावना हमारे क्या लिखा हुआ है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, इनकी उपासना की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर यह होना चाहिए था इस क्वेश्चन में कि कौन सा सुमेलित है। तो इसको अभी हम ठीक कर देते हैं, यहाँ पर इसको पूरी तरह से काट देते हैं, तो अब हो जाएगा कौन सा सुमेलित है। तो सुमेलित में फ्रेंड्स ये आपका सुमेलित हो जाएगा, क्योंकि समानता का अधिकार ये भी रॉन्ग। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, ये क्या है, ये तो उसमें स्वतंत्रता में है ही नहीं। ये तो दरअसल उसमें हमारे प्रस्तावना में लिखा हुआ है उपासना की स्वतंत्रता, तो ये भी उसी में है जिसमें कृपाण ये सब रखना है, तो सुमेलित नहीं पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम डाउट में छोड़ेंगे, आगे देखेंगे कि इसमें मिसप्रिंट में क्या है। 6 नंबर पे आते हैं। यहाँ पर हम 6 में देखेंगे, एक बार इसको हम क्रॉस चेक बाद में देखेंगे 5th नंबर को, अभी 6 में आते हैं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। विधि के समक्ष समता के सिद्धांत का अर्थ है कि समान परिस्थितियों के अंतर्गत न्याय प्राप्त करने की क्षमता है। प्राकृतिक या परिस्थितियों में सभी लोग समान नहीं होते हैं। प्राकृतिक या परिस्थितियों के से सभी लोग समान नहीं होते, तब इसमें आंसर क्या होगा हमारा। चलिए पहले ये दरअसल आर्टिकल 14 की बात चल रही है, यहाँ लिख देते हैं पहले हम आपके सामने आर्टिकल 14। अब हम आपको क्लियरली बताते हैं कि आर्टिकल 14 में लिखा क्या है। आर्टिकल 14 में फ्रेंड्स ये कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। और क्या है, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सबको प्राप्त है ये आर्टिकल 14। इसके अतिरिक्त व्यक्ति विषयक जो सांविधिक नियम कंपनियां ये है, अन्य तरह की विधिक सम्मिलित हैं, उनमें भी ये अधिकार है। और विधि के समक्ष समता ये ब्रिटिश मूल से लिया गया है, और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से। चलिए आगे देखते हैं समान परिस्थिति को कैसे डिफाइन किया गया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें की व्यवस्था दी कि समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता हो तो आर्टिकल 14 लागू नहीं होता। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राकृतिक या परिस्थितियों से सभी लोग समान होते हैं। तो प्राकृतिक या परिस्थितियों से सभी लोग समान तो होते ही नहीं हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अब विधि के समक्ष समता के सिद्धांत का मतलब क्या है कि समान परिस्थितियों के अंतर्गत न्याय प्राप्त करने की क्षमता है। तो विधि के समक्ष ये देखिए आप समता क्या है कि हर आदमी विधि के समक्ष समान है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, हर आदमी समान है। और यहाँ पर ये नहीं लिया जाएगा कि किसकी परिस्थिति अच्छी है या ख़राब है, क्या कैसे है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे संविधान में जो विधि का समान संरक्षण है, और एक देखिए ये एक होती है विधि की प्रक्रिया, मतलब विधि के समक्ष, एक होती है विधि की यथोचित प्रक्रिया। तो अगर यथोचित लिया जाएगा तब तो मैटर उल्टा हो जाएगा, लेकिन यहाँ विधि का समान संरक्षण है, तो विधि जो समान संरक्षण सबके लिए एक जैसा ही उपलब्ध है, भले वो अमीर गरीब कुछ भी हो, तो सबके लिए, चाहे उसकी परिस्थितियाँ कुछ भी हो, सभी के लिए वो समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 7th में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन संविधान द्वारा प्रदत्त शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बलात्श्रम, अवैध तस्करी, ये तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अस्पृश्यता ये समता है। अल्पसंख्यकों के हितों के समान संरक्षण का प्रतिषेध, ये तो आर्टिकल 29 और 30 में लिखा हुआ है। कारखानों में बच्चों के नियोजन के लिए, तो ये क्वेश्चन यहीं तक है, कारखानों में बच्चों के नियोजन के लिए। तो यहाँ पर ये जो नहीं लिखा हुआ है इसको हम कट करेंगे और अब ऑप्शन देखेंगे। तो हम आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं कि आर्टिकल 23 में क्या लिखा हुआ है और आर्टिकल 24 में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम। तो बलात्श्रम एवं मानव की अवैध तस्करी, तो ये क्या है, आर्टिकल 23। और यहाँ कारखाने में बच्चों के निषेध के लिए क्या है, आर्टिकल 24। तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं, तो संबंधित में क्या हो जाएगा 1 और 4। अस्पृश्यता क्या है दोस्तों, समता के अधिकार में है। और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण इसमें है, ये आर्टिकल 29 और 30 में, जो कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं उनसे रिलेटेड है। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर में क्या है, जहाँ तक सशस्त्र सेनाओं का संबंध है, संविधान के अनुच्छेद
14 एंड 19 के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकार में क्या प्रावधान होता है जब सशस्त्र सेनाओं का मैटर होता है। तो दरअसल इसके बारे में आपको बता देते हैं हम। आप लोग जब पढ़ते होंगे तो बहुत जाते हैं तो आप 32 तक जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसके आगे भी आपको पढ़ना चाहिए कि 32 के बाद क्या है। दरअसल 34, 33 इन सब में क्या लिखा हुआ है। 32 तक आप देखते हैं जहाँ ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वहीं से आप वापस लौट जाते हैं, लेकिन सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार जो है वो 33 से स्टार्ट होता है। तो 33 में क्या लिखा हुआ है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसी या अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। इस व्यवस्था का उल्लेख उनके समुचित कार्य करने और बीच अनुशासन को बनाए रखने के लिए है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कि 14 एंड 19 सशस्त्र सेनाओं के मैटर में सभी को उपलब्ध नहीं है, केवल सशस्त्र सेनाओं को उपलब्ध है, अन्य सेनाओं को नहीं है, केवल थल सेना केवल संसद द्वारा बनाई गई विधि से उपलब्ध हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। दरअसल आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं अगर आपको लगता है कुछ आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, या फिर आप उसमें कुछ तर्क दे सकते हैं, या फिर कहीं से आप साक्ष्य इकट्ठा कर सकते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उस पर विचार जरूर करेंगे। अब 9th नंबर में हम देखते हैं कि सशस्त्र बलों के सेनाओं का संबंध क्या है। और यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत जो विधि निर्माण है उसमें सिर्फ संसद को अधिकार है। सशस्त्र सेनाओं का जो मैटर है उसमें केवल संसद ही कानून बना सकती है। हमारी जो पार्लियामेंट है, जो विधानसभाएं हैं, वो कानून नहीं बना सकती हैं। ये बात आपको ध्यान रख के चलना है। तो यहाँ पर देखिए केवल शब्द लिखा हुआ है, तो केवल एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन तब भी आपको ध्यान रखना है कि केवल संसद द्वारा बनाई गई विधि से ही उपलब्ध हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकार। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं हम। सशस्त्र सेनाओं के लिए अलग से उपबंध हैं, अपवाद हैं। इसको आप नॉर्मल जो नागरिक होते हैं या व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर रख के नहीं चल सकते हैं। ये आर्टिकल 33 में लिखा हुआ है। 34 में फ्रेंड्स मार्शल लॉ के बारे में लिखा हुआ है। 35 में ऐसा कुछ है कि जिस पर केवल संसद ही कानून बना सकती है, वो 35 में लिखे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण के संबंध में लेख कौन जारी कर सकता है, मतलब कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मैटर क्या है। दरअसल अभी हम रिट के बारे में आपको बता रहे थे, तो वहाँ हम आपको बताए थे कि रिट सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकती है और हाई कोर्ट भी जारी कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय 32 आर्टिकल में 32 में, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है वो 226 मतलब 226 आर्टिकल में यह प्रावधान है कि ये रिट जारी कर सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का भी डी, 10 का भी डी। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हम ये 14 नंबर क्वेश्चन है। 11th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। 11th नंबर क्वेश्चन सबसे पहले ही था, यहाँ पर देखते हैं 11th में निम्नलिखित में कौन सा अधिकार जिसका उल्लेख संविधान, थोड़ा नीचे करते हैं, संविधान के मूल अधिकारों में नहीं है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय कई बार इसके बारे में कह चुका है। तो अभी जो आपको बताए थे थोड़ी देर पहले हम कि प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में, जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी उसी में प्रेस की स्वतंत्रता को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको 11th नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और एग्जाम में पूछा भी जाता है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संबंध में जो मूल अधिकार हैं उनसे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अल्पसंख्यकों को केवल शैक्षणिक संस्थाओं में संचालन का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन का अधिकार है। यह पूर्ण अधिकार है, था इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। दक्षता को प्रोत्साहित और कुप्रबंध को रोकने के लिए इस प्रकार के युक्ति प्रतिबंध। अब देखिए एक्सट्रीम वर्ड यूज हो रहे हैं कि संविधान में प्रतिबंध नहीं है। ऐसा तो तब हो सकता है जबकि मूल ढांचे का उल्लंघन न होता हो। अगर मूल ढांचे का उल्लंघन होगा तो किसी भी जो कानून है या फिर कुछ भी है, और यह भी है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन भी कर सकती है, तो ये तो एक्सट्रीम वर्ड है, ये तो सही हो नहीं सकता। तो फिर भी हम आगे देखते हैं इसमें क्या हो सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो अल्पसंख्यकों को केवल शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकार है, तो अब यहाँ केवल लग गया एक्सट्रीम वर्ड। हम आपको थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं कि दिया क्या गया है। दरअसल अल्पसंख्यक जो संस्कृति और शिक्षण संबंधी अधिकार हैं जो 29-30 में दिया गया है, तो 29 में तो ये कहा गया है कि नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसमें बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है, तो ये कहा गया है। और 29 में ये कहा गया कि धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि नागरिकों का अनुभाग शब्द का अभिप्राय है अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है। तो यहाँ पर क्या है, केवल शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन के। आगे देखते हैं क्या है।
आर्टिकल 30 में क्या लिखा हुआ है? 30 में लिखा हुआ है कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं का स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार है। अब यहाँ पर संचालन लिखा हुआ है। राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्कृति राज्य द्वारा अल्पसंख्यकों पर प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। फिलहाल हम इसके आंसर पे आते हैं। तो आंसर में क्या है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संबंध में जो मूल अधिकार हैं। तो इसमें क्या सही हो जाएगा आपका आंसर? 2 को देखते हैं और इसमें थोड़ा मुझे मिसप्रिंट लग रहा है कि एक ऑप्शन छूट गया है शायद। यह पूर्ण अधिकार किसी भी प्रकार पर प्रतिबंध नहीं है, ये अलग है। और यहाँ से ये वाला ऑप्शन 4 नंबर है, दक्षता से। इसको हम अलग कलर से कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये 4th नंबर है, युक्ति प्रतिबंध। तो चलिए, इसीलिए मुझे लग रहा था कुछ इस क्वेश्चन में गलत है पहले ही। फिलहाल हम अपना कलर चेंज करके रखते हैं, ब्लू ले लेते हैं। चलिए, यहाँ पर क्या है? यह पूर्ण अधिकार है, किसी का प्रतिबंध नहीं है, तो ये तो सीधे गलत हो गया। अब हम देखें एलिमिनेशन मेथड चेक करते हैं तो 3 गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बच रहा है इसमें? बी, 2 और 4 वैसे भी सही हो गया। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि केवल शब्द लगा था, एक्सट्रीम वर्ड था, इसलिए ये वाला गलत हो गया। और दक्षता को प्रोत्साहित कुप्रबंध को रोकने के लिए तो ये ऑप्शन सही है, युक्त प्रतिबंध की बात की गई है। चलिए, 12 हो गया। 13 नंबर देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए ये सही है। 22 निवारक निरोध, 20 दोहरे दंड पे रोक। और यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल 16 राज्य के अंतर्गत सेवाओं में महिलाओं के पक्ष में भेदभाव। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही होता है। एक बार हम आपको सारे आर्टिकल्स को एक बार फिर से पढ़ के सुना देते हैं, मतलब बता देते हैं क्या किस में लिखा हुआ है, तो आप अपने आप क्लियर हो जाएंगे। 14 देखिए, यहाँ पर 15 की बात की गई है, तो हम आपको बताते हैं कि 15 में क्या लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 15 में यह लिखा गया है कि कोई भी राज्य किसी नागरिक के केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्मस्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। और इसमें 2 कठोर शब्दों की भी व्याख्या है, विभेद और केवल को डिफाइन भी किया गया है। तो ये हो गया कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष प्रावधान। तो ये इसमें कुछ पहले प्रावधान बाद में जो कुछ जोड़े गए, तो उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि राज्य को इस बात की अनुमति होगी वो बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए वह विशेष प्रावधान या उपबंध बना सकता है। तो ये 15 तो सही हो गया। 22 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये अगर आप ये लेक्चर लेते रहेंगे ना, ये तो आपको आर्टिकल्स अपने आप याद हो जाएंगे। आज हम इतने क्वेश्चन कराएंगे कि आपको फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल हैं वो तो यहीं पे याद हो जाएंगे। बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, बार बार चीज़ों को हम बता रहे हैं आपको। तो एक बार 22 के बारे में भी देखते हैं। 22 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 21 एंड 22। 22 में है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। तो निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण में क्या है? किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत 2 तरह की होती है, दंड विषयक और निवारक। तो अब यहाँ देखिए, निवारक निरोध के बारे में कह रहा है। तो निवारक निरोध के बारे में क्या है कि आर्टिकल 22 निवारक निरोध के अंतर्गत सुरक्षा की निवारक निरोध के बारे में प्रावधान क्या है? तो वो तो प्रावधान इसमें है। 20 में दोहरे दंड से सुरक्षा, मतलब किसी भी अपराध के लिए आपको दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। अब आर्टिकल 16 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 16 में यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि राज्य के अंतर्गत सेवाओं में महिलाओं के पक्ष में भेदभाव। तो हम एक बार देख लेते हैं कि आर्टिकल 16 में एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि किसी भी नागरिक को अवसर की क्षमता होगी, किसी भी नागरिक के भेदभाव नहीं किया जा सकता, केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म का स्थान या निवास के स्थान के आधार पर। एक नया टर्म जोड़ा गया है, निवास के स्थान पर। निवास को भी यहाँ बनाया गया है। तो राज्य के अंतर्गत सेवाओं में महिलाओं के पक्ष में भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 14 नंबर क्या है कि एक आदेश जो उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता था, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय को एक मामले की सुनवाई से यह कहकर रोका जाता है कि उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। सेकंड क्या है? ये दरअसल फर्स्ट है। सेकंड है, ऐसा करने के लिए संबंधित पक्ष अपने अधिकारों के अंतर्गत आग्रह कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर हम 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो एक आदेश जो उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, अधीनस्थ न्यायालय को एक मामले की सुनवाई से यह कहकर रोका जाता है कि उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।
यहाँ तक तो ठीक है। देखते हैं, ऐसा करने से संबंधित पक्ष अपने अधिकारों के अंतर्गत आग्रह कर सकता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं। ये देखिए रिट वाला क्वेश्चन है। जो 14 नंबर है ये रिट से रिलेटेड है, और हम रिट के बारे में आपको चर्चा करके बताएंगे कि रिट में मैटर क्या है। ये रिट को WRIT भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि RIT लिख दें आप इसको, रिट। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा विशेष आधार नहीं है जिसके आधार पर राज्य धर्म में स्वतंत्रता को रोक लगा सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक ऐसा आधार जिसके आधार पर राज्य की स्वतंत्रता को रोक लगाई जा सकती है। तो ये एक तरह से अपवाद है जो कि स्वतंत्रता पर रोक लगा सकता है। इसके बारे में आपको थोड़ा हम डिटेल में बताएंगे कि क्या मैटर था। दरअसल कोई भी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सट्रीम नहीं है कि अगर अधिकार मिले हैं तो आप उनको दुरुपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो राज्य है वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। और इसमें क्या है कि आधार क्या बना सकता है, भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, उच्च न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता, और ये मतलब और भी है इसमें है, लेकिन ये कुछ मुख्य थे। तो इसमें हम देखेंगे कि सामाजिक न्याय की बात नहीं की जा सकती है, स्वास्थ्य की भी बात आगे है इसमें लिखा, मतलब कि इतना तो मैंने बताया आपको, लेकिन और भी प्रावधान है जो कि इसमें इंक्लूड है। तो भारत की एकता, संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता, ये सब इसमें लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर किस आधार पर, विशेष आधार नहीं जिसके आधार पर राज्य धर्म की स्वतंत्रता को रोक सकता है, तो सामाजिक न्याय की बात नहीं की गई है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर में क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं रखता है। नहीं पर आप फोकस करिए। तो यहाँ पर देखिए 17 में हम देखते हैं आंसर इसका, स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है, बंधुआ मजदूरी से संरक्षण, बोनस या महंगाई के बारे में बात नहीं की गई है, जीवन, अवैध, नैतिक या, दरअसल ये जीने का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मैटर जो है वो जीने का अधिकार है। हम आपको एक बार 21 के बारे में भी डिटेल में बता देते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन कहीं बचा न रह जाए, क्योंकि 21 में बहुत बार सुधार हुए। मेनका गांधी का भी मैटर आता है, निष्ठा, अभी पुट्टा स्वामीवाद का भी मैटर आया था निष्ठा के मामले में, शादी विवाह करने का भी मैटर जो है वो निष्ठा में ही शामिल है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में यहाँ गोपालनवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। थोड़ा आगे देखते हैं हम, मेनका गांधी वाले मामले में क्या कहा था उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 21 को लेकर, कि उसने जो गोपालनवाद में कहा था वो अपने फैसले को पलट दिया था, और उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी में आर्टिकल 21 को एक्सटेंड किया था और उसमें कुछ चीज़ों को जोड़ा था, जिसमें निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीवन रक्षा का, कारावास में बंद होने में हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। तो ऐसे करके कम से कम 25-30 से भी ज़्यादा अधिकार हैं जो कि इसमें डिफाइन किया गया था। तो यहीं पर हम देखते हैं बंधुआ मजदूरी के बारे में ऑप्शन है कि नहीं है, और बोनस या महंगाई के बारे में। तो बोनस या महंगाई के बारे में तो आप इसमें नहीं कह सकते हैं। देखिए इसमें हिरासत का मैटर है, आपातकाल में है, राज्य के विरुद्ध है, कैदी के जीवन के लिए, और बंधुआ मजदूरों के मुक्त के बाद उनके पुनर्स्थापित होने का अधिकार, तो जीवन का अधिकार में आएगा ही कि भाई उनको कहीं पे जाके अच्छी जगह सेटल करवाया जाए, बंधुआ मजदूरी ना कराया जाए। बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार को भी इसमें शामिल किया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 15, ये जो सी ऑप्शन है इसका, ये बोनस या महंगाई भत्ता मांगने का अधिकार, तो ये DPSP में भी दिया गया है कि समान के लिए समान अधिकार, और भी जगह इसका प्रावधान किया गया है। लेकिन यहाँ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो मैटर है वो हेल्थ से रिलेटेड है, बंधुआ मजदूरी से रिलेटेड है, और जीवन जीने के लिए रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा जो संबंध नहीं रखता है, वो है ऑप्शन सी, 17 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 18 में क्या है, निवारक निरोध के संबंध में मूल अधिकारों से संबंधित अध्याय में शामिल किया गया है। निवारक निरोध को संविधान के मूल अधिकारों से संबंधित अध्याय में शामिल किया गया है। संविधान के अनुसार निवारक निरोध के साथ कार्यपालकीय शक्तियाँ केवल संसद में निहित हैं तथा राज्य विधानमंडलों में इस तरह के प्रावधान का कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए यहीं पर ये क्वेश्चन, सेकेंड ऑप्शन आपका जो रीजन है वो गलत दे रहा है, क्योंकि इसमें ये व्यवस्था की गई थी। चलिए आगे, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। 18 में देखते हैं क्या कहा गया है। निवारक निरोध अभी हम आपको बताए थे किस आर्टिकल में था, 20 में था कि भूतलक्षी कानूनों से संरक्षण प्राप्त होगा, या फिर एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा,
और 22 में लिखा हुआ था निवारक निरोध का जो मैटर था 22 में, निरोध में ही 22 में गिरफ्तारी और निरोध की बात की गई थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये चीज़ लिखा हुआ है कि जो दंड विषयक हैं या फिर निवारक हैं, तो उनके बारे में हम आपको पढ़ के बता देते हैं कि यह सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्ति या निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। कि जो है कि आप पूछताछ के लिए मौखिक मना कर सकते हैं, अपना वकील रख सकते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा। तो इन सब प्रावधानों में कुछ अधिकार हैं जो कि विदेशियों को या फिर जो निवारक निरोध में रखे जाते हैं उनको नहीं दिया गया है। और ये भी है कि 3 माह के अंदर इनकी जो निवारक निरोध है उसको 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। और कानून बनाने का आप कई बार देखते होंगे कि कानून बनते हैं राज्य में आतंकवाद रोकने के लिए, अराजकता रोकने के लिए। तो जैसे कि इसी के अंतर्गत एक मीसा कानून बनाया गया था 1978 में। तो मीसा कानून जो एक मीसा लालू यादव की बेटी हैं, तो उनका भी नाम इसीलिए उन्होंने उस समय शायद मीसा रख दिया था, मीसा कानून की वजह से। तो और भी जो टाडा कानून है या फिर पोटा कानून, ये सब जो बनाए जाते हैं, ये इसी आर्टिकल 22 में ही अधिकार मिला हुआ है। तो आप देखते होंगे कि राज्य भी खूब इस तरह के कानून बनाते हैं, अपनी फोर्स बनाते हैं इस तरह कानून को रोकने के लिए। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये केवल संसद को अधिकार नहीं है, ये विधानमंडलों को भी अधिकार है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो निवारक निरोध मूल अधिकारों में अध्याय में शामिल है, ये सही है। और यहाँ पर लिखा हुआ है विधानमंडलों के संबंध में कोई अधिकार नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है? ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकारों में शामिल नहीं किया गया है? विचरण करने की स्वतंत्रता शामिल है। अब यहाँ देखिए, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों का स्थापना एवं संचालन का अधिकार, सम्मेलन की बात की गई है, शांतिपूर्ण निरायुध। अब जो बी है अल्पसंख्यक, ये आर्टिकल 29 और 30 में इस तरह की चर्चा की गई है अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ के लिए। तो 19 में आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं है बी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर के लिए हमको नेक्स्ट पेज पे चलना होगा। यहाँ पर देखते हैं 20 नंबर में क्या लिखा है। संविधान के आर्टिकल 12 में राज्य के अंतर्गत शामिल है। अब देखिए राज्य में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दरअसल आपको आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 दो चीज़ को समझ के रखना चाहिए। एग्जाम में बहुत बार ऐसे प्रश्न आते हैं, आर्टिकल 12 और 13 के बारे में पूछ लेता है। तो चलिए हम समझते हैं 12 क्या है और 13 में क्या लिखा हुआ है। फिलहाल 12 में क्या क्या शामिल है, तो यहाँ पर देखिए एक बार हम आपको पढ़ के बता देते हैं चीज़ों को कि जो 12 है उसमें क्या शामिल है। कार्यकारी विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार, भारत की संसद, पार्लियामेंट भी शामिल है। तो सरकार और पार्लियामेंट ये तो सही हो जाता है। राज्यों की विधायिका एवं सरकार, ये भी सही हो जाता है। और यहाँ पर भारत के सीमा क्षेत्र या भारत के अधीन स्थानीय एवं अन्य निकाय, तो ये भी इसमें शामिल है। और आगे हम बता दें इसमें कि अन्य सभी निकाय जो वैधानिक हैं या फिर गैर संवैधानिक हैं, जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गया, तो ये भी इसमें शामिल है 12 में। इसमें क्या कहा गया है कि इकाइयों में अदालत तब तक चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इस तरह के जो भी राज्य के अंतर्गत शामिल है उसमें आप जाकर राज्य के विरुद्ध अपील कर सकते हैं, मतलब आप फंडामेंटल राइट्स के लिए आप अपील कर सकते हैं। अब यहाँ ये भी है फ्रेंड्स कि उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि निजी इकाई हो या फिर एजेंसी हो जो राज्य की संस्था के तौर पे काम कर रही है, वह भी आर्टिकल 12 के अंतर्गत आती है। भले ही वो प्राइवेट है, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट का कोई काम कर रही है, गवर्नमेंट से टेंडर ली है, गवर्नमेंट के अंतर्गत काम कर रही है, तो वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ऐसी संस्थाओं के नाम दिए जाते हैं और आपको पूछा जाता है कौन सी राज्य में शामिल है या नहीं है। तो आपको ये जान कर रखना चाहिए कि कौन गवर्नमेंट के तौर पर यूज हो रही है। अगर कोई भी गवर्नमेंट का काम कर रही है तो वो राज्य के अंतर्गत आएगी। क्लियर है, जान के चलिए आप। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। तो फ्रेंड्स अभी हमारे पास क्वेश्चन बहुत हैं, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा हम बड़ा नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दें हम कि हम 80 क्वेश्चन कराएंगे, तो हम धीरे धीरे क्वेश्चन को 1 पार्ट में, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में करके सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके समझाएंगे। यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि हमने ये लगभग 30 ईयर्स के लिए हमने क्या किया है, टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल किस नाम से है, उस पर आप जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का क्या मैटर है फ्रेंड्स, कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको एक आइडिया लगेगी कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। और यहाँ पर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये भी क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आते हैं, बहुत बार आए हुए हैं।
तो आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने में और समझने में। तो हम आपको एक टेलीग्राम चैनल बता देते हैं जिसको आप ज्वाइन करके बहुत सारे ईयर के क्वेश्चन पेपर जो यूपीएससी के हैं उनको आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम टेलीग्राम की लिंक देते हैं आपको। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको इरेज करके बताते हैं आपको क्या है। देखिए टेलीग्राम चैनल का नाम है पॉलिटी यूपीएससी, पॉलिटी यूपीएससी हिंदी प्रीलिम्स। आप इतना डालेंगे तभी वो चैनल आ जाएगा। और ये क्वेश्चन है 1993 से 2021 तक। इसको हम आगे भी अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे एग्ज़ाम होते रहेंगे। अभी 2021 तक का पेपर अवेलेबल है तो हम उसको भी ये भी अवेलेबल करवाए हुए हैं। तो ये 2021 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर और वहाँ से अपनी क्विज के रूप में ये अवेलेबल है। तो वहाँ से आप खूब प्रैक्टिस करिए आप एग्ज़ाम की, और यहाँ से अदर क्वेश्चन हैं उनको भी आप प्रैक्टिस करके रखिए। तो इससे क्या होगा, दरअसल हम ये जो आपको टेलीग्राम चैनल बता रहे हैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को। तो फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे कि आपको 20 क्वेश्चन को रिवाइज करके आइए और हमारे नेक्स्ट पार्ट को ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम और ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और रही बात रीट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो जो हम सारा ये पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब हम आपको रीट वाले क्वेश्चन की बात बताएंगे, क्योंकि रीट ये फंडामेंटल राइट्स की और संविधान की आत्मा है। तो जब आप सारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल को समझ जाएंगे तब आपको रीट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि रीट को आखिर रखा क्यों गया है आर्टिकल 32 में, या फिर फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आर्टिकल इसको रीट को क्यों रखा गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। आप हमारे अगले पार्ट को देखने के लिए इंतजार करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन घंटी की बटन को दबा कर रखिए। जैसे ही हम अपना अगला पार्ट अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।